सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। तब्दीली विद डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हूँ। आज हमारे साथ बड़ा ही एक एक्सक्लूसिव गेस्ट हैं और साबिक गवर्नर पंजाब और सीनियर सियासतदान भी हैं, चीफ ऑर्गेनाइज़र मुस्लिम लीग काफ जनाब चौधरी सरवर साहब। जी मेरी आवाज़ आ रही है सर आपको? जी जी बिल्कुल आ रही है। चौधरी सरवर साहब, यहाँ पर ज़रा कन्फ्यूजन है, मैं चाहूँगा स्टार्ट यहीं से लूँ। आप अभी तक चीफ ऑर्गेनाइज़र मुस्लिम लीग काफ हैं या आपने इस जमात से या इस ओहदे से अलग हो गए हैं? ज़रा इसकी पहले थोड़ा सा वजाहत करेंगे आप? जी बहुत अच्छा आपने डॉक्टर साहब सवाल कर दिया, क्योंकि बहुत सी वाकई कन्फ्यूजन है। मैं अब भी चीफ ऑर्गेनाइज़र पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ हूँ और प्रेसिडेंट मुस्लिम लीग काफ हूँ। हुआ ये है कि नून के साथ जो काफ का इत्तेहाद था या सीट एडजस्टमेंट थी वो नहीं हुई, और ये जो खदशात थे, मैंने आज से 6 महीने पहले, बल्कि जब पीडीएम की हुकूमत थी तो उस वक्त भी मैंने उनसे कहा था कि देखें भाई, पार्टियां बयानियों पे बनती हैं, तो इस वक्त पीडीएम की हुकूमत जो है वो बहुत जो है गैर मकबूल है, और अगर आपने ये वज़न जो है उठाना है नाकामियों का, तो कम से कम अपनी सीट एडजस्टमेंट की बात उनसे कर लें ताकि हम अपना बयानिया जो है पार्टी का वो बना सकें। तो बहरहाल वक्त गुज़रते गुज़रते फिर जो कुछ हुआ, मुझे तो 100% पता था यही होना है। तो आखिरी 2-3 दिन पहले जो था उस वक़्त ये इत्तेहाद जो है टूट गया, और उसके बाद आपको मालूम है कि हम तमाम सीटों पे अपने कैंडिडेट भी नहीं खड़े कर सके। जहाँ पर सीट एडजस्टमेंट होने की तवक्को थी तो वो कैंडिडेट भी मायूस जो हैं हुए। तो उन हालात में पार्टी ने चौधरी शुजात साहब की लीडरशिप में फ़ैसला किया कि हम नून के साथ 2 सीटें लेके या 1 सीट लेके इत्तेहाद जो है वो नहीं करेंगे, और उन्होंने कहा नून से कि अगर भाई आप हमारे ख़िलाफ़ भी कैंडिडेट खड़ा करना चाहते हैं तो कर लें, अब हमारा कोई इत्तेहाद नहीं है। तो उसके बाद ज़ाहिर है कि अब जो है हमारा किसी पार्टी के साथ इत्तेहाद नहीं है, और हमने ये फ़ैसला किया है इन कंसल्टेशन कि जहाँ जहाँ हमारा मुस्लिम लीग काफ का कैंडिडेट नहीं है, वहाँ पर हमारी जमात के जो कारकुन हैं या साथी हैं या दोस्त हैं, वो जिसको मुनासिब समझें वो सपोर्ट कर सकते हैं। तो मैंने अपने तमाम दोस्त जो हैं उनसे मुशावरत की। जब मुझे पता चला कि बिलावल भुट्टो साहब लाहौर से इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो सच्ची बात है मुझे खुशी भी हुई, क्योंकि इस फैमिली से मेरा पिछला दरीना 40 साल से ताल्लुक़ है, और मैं ये भी समझता हूँ कि इज़ वेरी ब्राइट यंग जो हैं लीडर हैं, और एज ए फॉरेन मिनिस्टर उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है। और मोर इम्पॉर्टेंटली पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, लाहौर पंजाब का कैपिटल है, और यहाँ से मैं समझता हूँ कि बिलावल भुट्टो की कामयाबी जो है वो हमारी जो वफाक है उसको मजबूत करेगी। छोटे सूबों में बहुत अच्छा मैसेज जाएगा, और सबको मालूम है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने क्या पीपल्स PMLQ गैर एलानिया तौर पर पीपल्स पार्टी को या बिलावल भुट्टो को पंजाब में सपोर्ट कर रही है, या उन्हें आज़ाद छोड़ दिया है कि वो जिस भी जमात को चाहें करें? एक दूसरा, चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं आप सर, तो आपने जो बयान दिया है वो तो एक डायरेक्शन है आपके लोगों के लिए कि बिलावल भुट्टो और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सपोर्ट किया जाए। इस पे थोड़ा सा बताएंगे सर? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल मैं जो बात कह रहा हूँ, मैंने पार्टी की लीडरशिप से मुशावरत की है, और मैंने उनको बताया है कि मैं बिलावल भुट्टो की सपोर्ट जो है उसकी कंपेन करना चाहता हूँ।
तो उन्होंने बिल्कुल कहा कि हमें बिल्कुल कतन कोई इतराज़ नहीं है, इसलिए कि हमारा अभी किसी पार्टी के साथ इत्तेहाद जो है वो नहीं है। अच्छा, जाहिर है सर आपके बड़ा वोट है और आपने पंजाब के अंदर आपके पास काफ़ी वोट है जो पता है लोगों को। बिलावल भुट्टो को आप सपोर्ट कर रहे हैं सियासी तौर पर, ठीक है, आपको चौधरी शुजात साहब ने इजाज़त दी। क्या इन फ्यूचर ये मुमकिन है कि चौधरी सरवर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा बन जाएं, क्योंकि आपकी पहले भी देरीना ताल्लुकात पीपल्स पार्टी के साथ रहे हैं? जी बिल्कुल, मेरे पार्टी के साथ बड़े दरीना ताल्लुकात जो हैं रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी फ़ैसला करने का राइट टाइम नहीं है। तो इलेक्शन के बाद फिर हम तमाम दोस्तों से मुशावरत करेंगे, क्योंकि जो भी फ़ैसला मैंने करना है मुशावरत करनी है। तो मुशावरत के बाद देखेंगे कि इत्तेहाद जो है किस तरफ जाता है, डायरेक्शन क्या होती है। लेकिन इस वक्त मैं समझता हूँ कि इस हलके में जितने भी कैंडिडेट हैं उनमें बेहतरीन कैंडिडेट जो है वो बिलावल भुट्टो हैं, इसीलिए मैं भरपूर तरीके से उनको सपोर्ट कर रहा हूँ। अच्छा, ये सर बताएं कि ये जो आपका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से उनकी हायर अथॉरिटीज़ की तरफ से आपको अप्रोच की गई है कि आप उनकी सियासी जमात को ज्वाइन करें सर? जी, बहुत देर से मैं समझता हूँ कि जब मैं जो है गवर्नरशिप जो है जब छोड़ी थी तो सबसे पहले जो टेलीफोन कॉल आई थी वो जो है वो आसफ़ अली ज़रदारी साहब की थी। बल्कि मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जब 2015 में जनवरी में मैंने रिज़ाइन किया था तो उस वक़्त भी मुझे आसफ़ अली ज़रदारी साहब का फ़ोन आया था कि देखें भाई, बिलावल भुट्टो और आसफ़ा तो आपकी उनकी वालदा से बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, तो हमारे ख़्याल में तो आपको हमारी पार्टी में आना चाहिए। तो वो वहाँ उनसे चूँकि मेरे दरीना ताल्लुकात हैं, वो पार्टी का एक तो होता है ना लीडरशिप, उनकी वर्कर्स जो हैं उन सब के साथ हमने इकट्ठे कैंपेन किया। और मैं आपको आज ये भी बताना चाहता हूँ कि जब मैंने ट्वीट किया कि मैं बिलावल भुट्टो को यहाँ सपोर्ट कर रहा हूँ, तो वो तमाम लोग जो मेरे साथ डिक्टेटरशिप के ख़िलाफ़ जो है वो कैंपेन कर रहे थे जब बेनज़ीर भुट्टो साहब एग्ज़ाइल में थी, तो उन सब लोगों ने मुझे टेलीफ़ोन किए हैं कि हम भी भुट्टो साहब की यहाँ पर सपोर्ट करना चाहते हैं। हम बीबी जो है उनके साथ हमारे वाले तल्कात थे, हम उसके बेटे को सपोर्ट करना चाहते हैं। तो ये एक पुरानी जो आपके तल्कात होते हैं, जाहिर है कि वो मैटर तो करते हैं। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि ये जो आपका फैसला है और ये आपकी सपोर्ट है, तो जाहिर है आपकी सूरत में पीपल्स पार्टी को पंजाब में एक बड़ी भारी भरकम शख्सियत मिलेगी जिसका सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूंसी में वोट नहीं है, कई अहम तरीन कॉन्स्टिट्यूंसी में वोट है। वो जो हमने PMLN में भी देखा और PTI में जो थे आप उस वक्त भी देखा। अब सवाल ये पैदा होता है सर कि ये सवाल तो ज़रा थोड़ा सा बनता है और मैं पूछ लेता हूँ कि सियासी जमातों में आप माशाल्लाह अभी कबल PTI भी थी, PMLQ भी, PMLN भी, और एक उम्मीद अफजा पैगाम है पीपल्स पार्टी की तरफ से कि शायद बहुत जल्द चौधरी सरवर साहब पीपल्स पार्टी का हिस्सा हों। तो क्या सर ये जो 2-3 जमातें आपने छोड़ी, आया सियासी जमातों का जो मेयार है वो आप के मुताबिक नहीं है या आप सियासी जमातों में फिट नहीं है? बहुत अहम सवाल कर दिया है डॉक्टर साहब। आप तो चूँकि अक्सर बरतानिया जाते रहते हैं और मेरा ख्याल है कि आप मेरी मुश्किल जो है वो यकीनी तौर पर समझते होंगे, क्योंकि बरतानिया में सियासी जमातों में जमहूरियत है और वहाँ पर कोई लीडर जो है वो फॉर लाइफ नहीं होता। और वहाँ पर अगर आप पार्टी की पॉलिसियों से डिसएग्री करते हैं तो फिर आपको पार्टी जो है आपके साथ बुरा सलूक नहीं करती, लोग आपको वेलकम करते हैं, कहते हैं कि भाई ये आपका अपनी ज़ाती राय थी। मैं मिसाल देता हूँ कि जब मैंने इराक जंग पे जब वोटिंग थी हाउस ऑफ कॉमन्स में, तो मैंने बड़ी सख्त टोनी ब्लेयर और पार्टी की इस डिसीजन के ख़िलाफ़ तकरीर की। और जब मैं अपने हलके में गया तो तमाम जो चर्च लीडर्स थे
वो मेरे सर्जरी में या मेरे दफ्तर में मेरा शुक्रिया अदा करने के लिए आए थे कि आपने पार्टी की पॉलिसी जो है उसको फॉलो नहीं किया, बल्कि आपने ह्यूमन राइट्स को, इंसानियत को, आपने असूलों को पहले रखा। लेकिन पाकिस्तान में स्लेवरी है, ग़ुलामी है, और जब तक इस ग़ुलामी से नहीं निकलेंगे मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये मुल्क तरक्की की तरफ नहीं जा सकता। यहाँ कल्ट है, एक पार्टी है, वो 10 साल बाद भी वही लीडर है, 20 साल बाद भी वही लीडर है। भाई कितने प्राइम मिनिस्टर और कितने पार्टियों के लीडर दुनिया में तब्दील होते हैं, कोई क़यामत नहीं आती, कोई तूफ़ान नहीं आता। तो अब हमारे मुल्क में अभी तक हम ये कहते हैं कि बस जी 2 ही लीडर हैं या 3 ही लीडर हैं, वही मुल्क को बचा सकते हैं। भाई इस मसले को, इस इशू को तब्दील करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात जो मुझे हैरान करती है वो ये है कि पूरी दुनिया में जब लोग वोट देते हैं तो उनको पता होता है कि उनका चीफ मिनिस्टर कौन होगा, उनका प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, उनका हेल्थ मिनिस्टर कौन होगा, एजुकेशन मिनिस्टर कौन होगा, वज़ीर ख़जाना कौन होगा, वज़ीर तिजारत कौन होगा। लेकिन पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है कि अवाम को, पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, 12 करोड़ अवाम का सूबा है, और पंजाब के लोगों को जब पीटीआई की हुकूमत आई तो उनको बिल्कुल नहीं पता था कि उनका वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने बनना है। अब भी इलेक्शन हो रहे हैं, बड़ी जमातें हैं, यकीनी तौर पर जो है पंजाब में नून बड़ी जमात होगी, पीटीआई बड़ी जमात होगी, लेकिन किसी को नहीं पता। पाकिस्तान के अवाम इतने बेचारे जो हैं सादा हैं, कोई इनसे ये सवाल नहीं करते कि भाई हम आपको वोट दे रहे हैं, हमें ये तो बता दो कि हमारा चीफ मिनिस्टर कौन होगा, हमारा बाकी जो कैबिनेट है आपकी कौन सी होगी। तो जब तक ये फ़र्द वाहिद के हाथ में आप सारी पावर देते रहेंगे, फ़र्द वाहिद फैसले करते रहेंगे, तो फिर यही अंजाम होगा मुल्क का जो हो रहा है। अच्छा सर, आप अवाम किस में मौजूद हैं? पंजाब बड़ा अहम तरीन मौक़ा है, जो इलेक्शन 2008 का फरवरी 2024-8 का इलेक्शन है। तो सर आप क्या देख रहे हैं इस वक्त, कौन सी ऐसी जमात है जिसमें अवामी मकबूलियत सबसे ज़्यादा है? मैं चाहूँगा सर आप से उम्मीद है हमें कि आप बड़ा मेरिट पे हमें ये बताएंगे, हालांकि आप पीपल्स पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो मेरिट पे सर आप ये बताइए कि कौन सी सियासी जमात इस वक्त ज़्यादा मकबूल है अवाम में? देखें डॉक्टर साहब, वो सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं जिसका जवाब आपको भी मालूम है। तो मेरा ख्याल है कि मैं तो ये कहूँगा कि तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको सिस्टम में आना चाहिए। हमें रिकन्सिलेशन की पॉलिटिक्स जो है वो करनी चाहिए, और हमें आवाम जो है उनको फ़ैसले का हक़ जो है वो देना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि जो मुफाहमत की सियासत है उसमें ज़रदारी साहब एक अहम किरदार अदा कर सकते हैं। और मेरे मुल्क का जो मुस्तकबिल है वो इसी में है कि तमाम सियासी पार्टियाँ इकट्ठे मिल के बैठें, सोचें, और अपने ज़ाती मफादात जो हैं उनको पीछे रख के मुल्की मफादात को, पाकिस्तान के अवाम के मफादात को तरजीह दें। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। फैसले गलत सियासी जमातें ऐसा नहीं हो रहा है सर, फैसले गलत ब्यूरोक्रेसी, ऐसा नहीं हो रहा है, फैसले कर जुडिशरी करती है, फैसले ऐसा नहीं हो रहा है। फिर मेरा वाज़ेह सवाल सर, मेरा वाज़ेह सवाल सर, आप पंजाब के ज़मीन में खड़े हैं, अवामी वहाँ पजीराई किस जमात को ज़्यादा मिल रही है सर? इतना था तो आप बता सकते हैं। जाहिर है डॉक्टर साहब पहली बात, डॉक्टर साहब मैं आपको बताता हूँ, देखें अवाम में यकीनी तौर पर तहरीक इंसाफ जो है ये एक मकबूल पार्टी है, लेकिन पार्टी के इलेक्शन लड़ने के अपने एक लवाजमात होते हैं। तो अगर आप ये सोचते हैं कि सोशल मीडिया पे बातें करके और सोशल मीडिया जो है वो आपको ग्राउंड रियलिटीज़ जो हैं उन पे आपको इलेक्शन जितवा देगा, तो ये मुमकिन नहीं होता। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त इलेक्शन में जो है सर, ये मैं आसान कर देता हूँ, मैं आसान कर देता हूँ आपका जुमला, बैठ के निशान मैं आपको आसान कर देता हूँ कि अवामी मकबूल शायद कोई जमात बहुत ज़्यादा हो, लेकिन अवाम का वोट बैलेट बॉक्स में पहुँचाना ये अहम बात होता है, और उसके लिए बाज़ाब्ता एक साइंस है जो तंजीमी तौर पर सियासी। बस आपने, मैंने इतना लंबा किया, आपने दरिया को कूजे में बंद कर दिया डॉक्टर साहब। लेकिन आपने ये क्लियर किया है कि आज भी पंजाब की सबसे बड़ी सियासी मकबूल जमात जो है वो पीटीआई है। अब सर
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आप समझते हैं कि एक ज़माने में जुल्फ़िकार अली भुट्टो का ये किला था, आपको पता है सर। फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब आई थी 88 में, 86 में, 87 में, तो उस वक्त 30 लाख अफराद लाहौर में उनके इस्तकबाल के लिए थे। इतनी बड़ी तादाद में आज तक किसी सियासी लीडर के लिए लोग निकले नहीं हैं किसी भी जगह। अब सवाल ये पैदा होता है कि उनका बेटा, बीच में गैप आया, उनके साहबजादे जिसको आप कह रहे हैं बहुत ब्रिलियंट है और 16 महीने में अगर वाहिद किसी मिनिस्ट्री ने काम किया तो वो बिलावल भुट्टो ने किया, आपने बताया, और वाकई वो नज़र भी आया। तो क्या आप समझते हैं कि बिलावल के पंजाब में आने से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तक़वियत मिलेगी और वहाँ उनका वोट बैंक जो दबा हुआ है वो निकल कर आएगा सर? देखें डॉक्टर साहब, अगर बिलावल लाहौर से इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला ना करते तो मैं तो उनको फिर लाड़काने जाके तो सपोर्ट नहीं करना था, और लाड़काने में उनको मेरी सपोर्ट की ज़रूरत भी नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने बहुत मैच्योर, बहुत ज़हीन और बहुत दिलेराना जो है लाहौर से इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला किया है। तो मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि बिलावल भुट्टो को जो है लाहौर के लोग सपोर्ट करेंगे और उनकी कामयाबी से वफाक को तक़वियत पहुँचेगी, छोटे सूबों में अच्छा मैसेज जाएगा। और दूसरा ये भी मैं समझता हूँ कि ही इज़ द बेस्ट कैंडिडेट इन लाहौर फॉर 127। और दूसरी बात ये आप बता चुके सर, मेरा सवाल भी ये होता है कि किसी दुनिया में नहीं होता है 40 साल से वही वज़ीर आज़म, वही मुशीर, वही वज़ीर जो कि पाकिस्तान में है। सर मेरा सवाल ये है कि 8 फरवरी 2024 इलेक्शन गैर यकीनी सूरत हाल है, और अब जबकि इस वक्त आपके सियासी जमातें तकसीम हैं इलेक्शन वक्त पे कराने पे, और बिजनेसमैन भी नहीं चाहते हैं, तजिया निगार काफ़ी दानिश्वर इंटेलेक्चुअल्स भी कह रहे हैं कि जी ये वक्त नहीं है। फिर दूसरी तरफ सियासी जमातों को थ्रेट्स है, सर्दी भी बहुत होगी, लोगों की पार्टिसिपेशन नहीं हो सकेगी, और ऐसी सूरत हाल में 3 आपके बॉर्डर्स, भारत का तो हमेशा से इंगेज रहा है क्योंकि वो साजिश करता रहा है, अफ़गानिस्तान TTP जो दहशत गर्दी कर रही है और रेगुलर बुनियादों पे कर रही है, और अब ईरान का जो सिलसिला शुरू हुआ है तनाज़ा, इसमें क्या फ़ौज तकरीबन कोई 3 से 3.5 लाख फ़ौज इंतखाबी मौक़े में चाहिए। तो ये वक्त है सर कि फ़ौज कौमी सलामती को, बॉर्डर्स को, पाकिस्तान की सालमियत को छोड़कर इन इंतखाबात की तरफ आए जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मुतनाज़ा हो चुका है। देखें, ये इलेक्शन जो है मेरे अपने ख्याल में तो 8 फरवरी को डॉक्टर साहब इलेक्शन जो हैं वो हो जाएंगे। नहीं, मैं आपकी राय भी पूछना चाहता हूँ कि एक ऐसा इलेक्शन जो मुतनाज़ा है, जिसमें फ़ौज को आना है, ये हालात हैं, खुद सियासी जमातें तकसीम हैं, इस पर ज़रा बताएं ना सर। नहीं, मैं तो समझता हूँ कि इलेक्शन जो हैं वो मुल्क के आइन और कानून के मुताबिक बर वक़्त होने चाहिए। मैं तो समझता हूँ कि इलेक्शन बहुत पहले हो जाने चाहिए थे, जो कि नहीं हुए। लेकिन आप ये समझते हैं कि मौजूदा हालात में जो भी हालात है इसमें इलेक्शन होना चाहिए, जैसे भी हालात? जी बिल्कुल, मेरी राय ये है कि जो भी हालात हैं मुल्क में इलेक्शन होने चाहिए। अच्छा सर, इलेक्शन के बाद आप क्या देख रहे हैं, कैसी हुकूमत देख रहे हैं, किसकी हुकूमत देख रहे हैं, ज़रा ये मुझे बताएंगे। देखें, ये बड़ा मुश्किल है प्रिडिक्ट करना, लेकिन मेरे अपने ख्याल में बिलावल भुट्टो साहब हैज़ ए गुड चॉइस एंड गुड चांस टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो ये सर सारे इत्तेहाद इलेक्टेबल्स PMLN ले रही है, अवामी वो जो आपका पार्लियामेंट में अदम एतमाद हुआ उनके साथ भी PMLN सीट दे रही है, उनके अपने मुखलिस कारकुन जो है वो रो रहे हैं, और तीसरा ये कि सीट एडजस्टमेंट हो रहा है पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी से, तो पीपल्स पार्टी तो अकेले लड़ रही है। तो क्या ये बेहतर नहीं है सर कि पीपल्स पार्टी और PTI मिलकर इलेक्शन लड़े सर? देखें, मैं तो समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी का ये फ़ैसला जो है बिल्कुल दुरुस्त है कि वो नून के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ रही है,
वरना तो अभी अगर आप देखें तो पंजाब में जहाँ पार्टी के हमारे जो हैं पीपल्स पार्टी के मजबूत कैंडिडेट हैं, वहाँ मैं समझता हूँ कि चूँकि नून के ख़िलाफ़ मैं एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा मुखालफत है नून की मास्टर्स में, ग्रास रूट लेवल पे। तो इलेक्शन वाले दिन क्या नतीजा निकलता है, कैसे चीज़ें मैनेज होती हैं, कैसे चलता है, ये वक्त बताएगा। बहुत शुक्रिया सर आपका, क्योंकि बहुत सारे सवालात थे, तशनगी रही आपने। नाज़रीन, ये थे चौधरी सरवर साहब, आपने उनकी बातें सुनी। एक ब्रेक का टाइम हुआ है, हम ब्रेक पे जाएंगे और ब्रेक के बाद हमें एक और मेहमान एक्सक्लूसिव ज्वाइन करेंगे ब्रेक के बाद। छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। हमारे साथ साबिक वफाकी वज़ीर और एक सीनियर सियासतदान मौजूद हैं, जनाब मोहम्मद अली दुरानी साहब। अच्छा दुरानी साहब, ये बताइए कि बड़ा क्वेश्चन बड़ा पर्टिनेंट है, पूरी कौम ये सुनना चाहती है और ये सवाल उसके लिए पूरी कौम की तरफ से है कि क्या इलेक्शन 8 फरवरी 2024 को आपको होता हुआ नज़र आ रहा है, एक, और दूसरा ये सवाल भी है कि क्या ये इलेक्शन आपको साफ और शफाफ होता हुआ नजर आ रहा है? जी मोहम्मद अली दुरानी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, मेरे ख्याल में 8 फरवरी को इलेक्शन होने में अभी कोई रुकावट नहीं है और ना होनी चाहिए, और इंशाल्लाह होगी भी नहीं, इलेक्शन हो जाएंगे। अब तक के जो मामूलात रहे हैं इलेक्शन के बारे में, इलेक्शन कमीशन और हुकूमती मशीनरी की तरफ से, उसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि ये इलेक्शन आज की डेट तक फेयर एंड फ्री नहीं हो रहे, बल्कि इस वक्त जितने भी चाबी वाले दानिश्वर हैं PMLN के और जितने भी उनके लीडर हैं, वो ये क्लेम कर रहे हैं कि इस दफ़ा सादा अक्सरियत नून को दिलवाई जाएगी या मिल जाएगी। वो ये भी क्लेम कर रहे हैं कि पपेट पार्टीज़ के साथ मिल के 2/3 अक्सरियत भी हासिल कर ली जाएगी, और वो ये भी क्लेम कर रहे हैं कि इसके बाद जो हुकूमत बनेगी वो 2/3 की हुकूमत होगी। इन तमाम क्लेम्स को करते हुए वो इतना एतमाद का इजहार करते हैं और ये भी बताते हैं कि इस वक्त पूरी हुकूमती मशीनरी जो है वो मियाँ साहब की मर्ज़ी के मुताबिक चल रही है। अगर इन तमाम बातों को, और ये वो मुझे नहीं बताया उन्होंने आके, ये उन्होंने ओपनली मीडिया पे पपेट जो चाबी वाले हमारे दानिश्वर हैं और इन्हीं पार्टी के नून के लीडर्स जो हैं वो ये क्लेम कर रहे हैं कि ये सब कुछ होगा, और पपेट पार्टीज़ के लीडर्स जो हैं वो भी यही क्लेम कर रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मुझे फेयर एंड फ्री इलेक्शन नहीं नज़र आ रहे, मुझे इलेक्शन ज़रूर नज़र आ रहे हैं, और उन इलेक्शन का नतीजा क्या निकलेगा ये सवाल है, यही सवाल है। मैंने यही सवाल पूछना था कि सर, अगर ये इलेक्शन फेयर नहीं है और ये लोग ये कह रहे हैं कि ये मुतनाज़ा तरीन इलेक्शन है पाकिस्तान की तारीख़ का, बल्कि एक जगह मैंने पढ़ा भी था कि आपने कहा था कि 77 के बाद अगर कोई बहुत ही मसलन मुतनाज़ा तरीन इलेक्शन होने जा रहा है तो वो 8 फरवरी 2024 को। तो ऐसे इलेक्शंस के बाद जो भी हुकूमत बनेगी, चाहे वो नून की हो या पपेट के साथ मिले, क्या वो हुकूमत इन मसाइल को जो इस वक्त पाकिस्तान मौशी, सियासी, इवन के दहशतगर्दी के मामलात और बहुत सारे अहम तरीन मामलात हैं, तो ये क्या जो नून लीग या पपेट हुकूमत इससे निकल सकेगी, निकाल देगी कौम को, सर, मुल्क को? डॉक्टर साहब, मैं पहले भी कह चुका हूं, दोबारा रिपीट करूंगा कि ये इलेक्शंस जो हो रहे हैं, इनके तमाम जो इंडिकेटर्स हैं वो 77 के इंतखाबात से भी बुरे हैं। और दूसरी बात जो इसमें 77 की तरह की है या उससे मुख्तलिफ है, वो ये है कि अवाम उस तमाम डिस्टॉर्शन के ख़िलाफ़ रजिस्ट कर रही है, अवाम इस डिस्टॉर्शन को नहीं मान रही। इस सूरत में अगर मियाँ साहब को या उनकी पार्टी को ज़बरदस्ती लाया जाता है तो इसका मतलब ये होगा कि पाकिस्तान के अंदर दोबारा ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत आ रही है। ये वो हुकूमत है जो ईस्ट इंडिया कंपनी की तो
ताकत के जोर पे हुकूमत आई थी, ये इनकी प्रॉपर्टीज़ को रहन रख के हमारी लीडरशिप्स को इस्तेमाल करके जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत होगी। अगर इस हुकूमत के सामने पाकिस्तान के अवाम जिस तरीके से रेजिस्ट कर रहे हैं वो इसी तरह से रेजिस्ट करते रहेंगे, तो मुझे इसके नतीजे में बनने वाला कोई भी निज़ाम जो है वो चलता हुआ नज़र नहीं आता। और ये जो निज़ाम बनेगा ये सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए भी मुश्किलात लाएगा और यहाँ के अवाम के अंदर भी एक अनरेस्ट पैदा करेगा। इसलिए मैंने ये बात कही है कि ये इलेक्शंस बहुत सेंसिटिव हैं। इन इलेक्शंस के अंदर पंजाब को एक बड़ा कलीदी किरदार अदा करना पड़ेगा। पंजाब का रोल बहुत कलीदी है। वो हबीब जालिब का गालबन एक शेर है कि जाग मेरे पंजाब के पाकिस्तान चला। मतलब यह है कि इस वक्त जो पाकिस्तान को चैलेंजेस हैं उस चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान के पंजाब के अवाम को जो इस वक्त बड़ी मजबूती से तो पंजाब आपने पंजाब की बात की है, आपने पंजाब की बात की है, तो पीएमएलएन तो पंजाब में बड़ी जमात है और हमेशा जीती है। अभी पिछली दफ़ा भी जीती थी वो, ठीक है, इत्तेहाद के साथ उन्होंने हुकूमत बनाई। तो अगर आप कहते हैं कि पंजाब का कलीदी रोल है तो वो तो क्लेम करते हैं कि पंजाब इस वक्त हमारे साथ खड़ा है। दूसरी तरफ आपने कहा कि अवाम के, देखें ना, अवाम के मिजाज, अवाम की सोच, अवाम के वोट के खिलाफ ये काम होने जा रहा है। तो दो बातें ज़रा इसको हमें बताएं सर। जी, मेरा इसमें डॉक्टर साहब मेरा बड़ा क्लियर सा मौक़िफ़ है कि इस वक्त पंजाब के अवाम जो माजी में किसी भी ऐसे इशारे के सामने जिसमें ये कहा जाए कि अगली हुकूमत ए की होगी या बी की होगी, इस वडेरे की होगी या उस वडेरे की होगी, उसके आगे वो सरेंडर कर दिया करते थे और जिन इलेक्टेबल्स के ऊपर आने वाली इम्कानी पार्टी हाथ रखती थी उसके सामने उसको वो अपनी ताउन फराहम कर देते थे। लेकिन इस वक्त पंजाब के अवाम जो है वो बहुत शदीद तरीके पर रेजिस्ट कर रहे हैं और पीएमएल को अपने जलसों के अंदर, अपनी लीडरशिप की मूवमेंट के अंदर ये सारे इंडिकेटर्स मिल रहे हैं। नून इस वक्त क्लेम कर रही है कि लाहौर की 19 में से 19 सीटें वो जीतेगी, जबकि हकीकत यह है कि अगर आप हलकों में चले जाएं तो कौन सी सीट जीतेंगे वो हमारे जो साफ़ी सब जगह जाती हैं उनकी राय इसके बारे में बहुत मुख्तलिफ है। लिहाजा मैं इस सूरत हाल में ये कहना चाह रहा हूँ कि ये गलत जगह पे फड्डा लगा रहे हैं। भुट्टो साहब से भी यही गलती हुई थी। जिस दिन उन्होंने पंजाब को दबाने की कोशिश की थी उस वक्त पूरा पाकिस्तान उनके खिलाफ खड़ा हो गया था। लाहौर को जिस दिन दबाने की, अच्छा सर, रिजिस क्यों कर रहे हैं ये पाकिस्तान उनके आवाम रिजिस क्यों कर रही है पीएमएलएन को? मियां नवाज शरीफ साहब आ गए हैं, पंजाब की एक बड़ी सियासी जमात है, कई दफ़ा हुकूमत में रहे हैं और वो कहते हैं हमारी कारकर्दगी भी बहुत बेहतर रही है। तो ऐसी जमात को और ऐसे लीडर को पंजाब की आवाम रेजिस्ट क्यों कर रही है जो आपने कहा है, बताएं सर। अवाम इसलिए रेजिस्ट कर रहे हैं कि अवाम ये समझते हैं कि इनका कुछ पाकिस्तान में नहीं है। अवाम अब ये समझ गए हैं कि इनके तमाम मफादात जो हैं वो पाकिस्तान से बाहर हैं। पंजाब के अवाम हकीकत में पाकिस्तान हैं और वो अपने आप को पाकिस्तान समझते हैं। मुझे ये लगता है कि इन इंतखाबात के अंदर पंजाब के अवाम, KPK के अवाम, बलूचिस्तान के अवाम और दीगर सूबों के अवाम के साथ मिल के वो एक ऐसी डिस्टॉर्शन को जो उनके ऊपर इम्पोज की जा रही है ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह, उसको वो रेजिस्ट करने का इरादा रखते हैं और रेजिस्ट करना चाह रहे हैं। उस रेजिस्टेंस को ख़त्म करने के लिए हर निशान को मिटाया जा रहा है जिस निशान पे खड़े होकर अवाम अपनी राय दे सकें। ऐसी सूरत हाल में जो रेजिस्टेंस मुझे लगती है ये बिल्कुल वैसी ही सूरत है कि जैसे अवाम तो ये समझ रहे हैं कि हमारी कश्ती का रुख जो है वो मशरिक से घुमा के मगरिब की तरफ करने की कोशिश की जा रही है। वो ये समझते हैं कि हमें रीजनल कोalition से निकाल के दोबारा मगरिब के कदमों में डाला जा रहा है और हमें दोबारा एक गुलामी की तरफ धकेला जा रहा है जिसमें वो नहीं जाना चाहते, इसलिए वो रेजिस्ट कर रहे हैं। सेम टाइम उन्होंने जो लीडरशिप, जी बोले सर, बोले, जो उन पे लीडरशिप इम्पोज की जा रही है उसको वो
20 दफ़ा मुख्तलिफ शक्लों में टेस्ट कर चुके हैं। उन्होंने कभी इक़्तिदार को अवाम तक पहुँचाने में कोई रोल प्ले नहीं किया। उनका जमहूरियत से कोई गरज नहीं है। वो ख़ानदानी और मरूसी आमरीतों की एक कॉन्टीन्यूटी है। वो अवाम को और उनके जो नुमाइंदे इवन अपनी अच्छा सर, तो लीडर्स हैं मुझे उनको भी इस काबिल नहीं समझते कि उन्हें अपने पैदा होने वाले बच्चों के मुकाबले में कहीं प्लेस कर सके। ठीक है सर, मैं आगे चल के सवाल एक करूंगा, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर अवाम रजिस्ट कर रहे हैं तो अवाम को इख्तियार है कि वो वोट इनको ना दें, एक चीज़, और जब वोट इनको नहीं देंगे तो ये कैसे जीतेंगे, एक चीज़ मैं सुनना चाहूँगा। दूसरा ये है कि आप क्या समझते हैं कि इस वक्त अवाम की कश्ती किस सियासी जमात के साथ खड़ी है, किसकी पॉपुलरिटी है, अवाम किसको लाना चाहते हैं? आप पंजाब में बैठे हैं और बड़े अरसे से आप पंजाब की सियासत को देख रहे हैं। देखिए जनाब, आवाम को वोट डालने से तो कोई नहीं रोक रहा, लेकिन आवाम को वोट डालने के लिए कोई एक डब्बा भी नहीं दे रहे। आवाम की तो इतनी भी औकात नहीं है कि वो अपनी मर्जी से किसी एक निशान को वोट दे सकें। उन्हें चमगादड़ से लेके, बंदर से लेके, बैंगन से लेके कद्दू तक जो है हर किस्म के निशानात की तरफ मजबूर किया जा रहा है कि अगर उन्होंने अपनी पसंद की चॉइस करनी हो तो वो उधर जाएं। तो इसलिए उनके वोट को रजिस्ट करने के लिए आखिरी हद तक जाया जा रहा है। और दूसरी बात यह है कि अगर तमाम अवाम जो हैं वो मिल के किसी चीज़ की तरफ चलने का फैसला करते हैं तो उनके पास एक ही रास्ता है कि वो किसी एक निशान को वोट ना, वो शेर को और तीर को निशान ना डालें और जिसको भी डाल दें। ठीक है जी। तो इसलिए ये जो सिचुएशन है, ये नेगेटिव वोट, अगर वोट तो अवाम ने इस दफ़ा डालना है और उन्हें डालना चाहिए भी। अवाम को इस दफ़ा अपना वोट बहर सूरत डालना है और बहर सूरत डालना चाहिए। उसके रिजल्ट में अगर उनकी मर्जी के उम्मीदवारों को दबाया जाएगा, उनको पुलिस के जरिए रोका जाएगा तो एक रिएक्शन होगा। दूसरी चीज़ जिसका अवाम को अंदेशा है, हमें भी अंदेशा है कि अगर अवाम ने फिर भी वोट डाल दिए, किसी के डब्बे खाली भी निकले, तो फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए, पिछली दफ़ा तो आरओज़ के होते रहे हैं और दूसरे इलेक्शन होते रहे हैं, इस दफ़ा जिताने के लिए तो एक ही रास्ता होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए वोटों को जो है रोबोट आके डाल दें और रोबोट आके गिनती कर लें और रोबोट आके इलेक्शन। दुरानी साहब यहाँ रोकूंगा मैं, नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। जब आप जैसे सियासतदान और दूसरे तज्जिया निगार और सियासतदान ये कहेंगे कि और वो ये इस्टेब्लिश कर रहे हैं कि जी हमारी हुकूमत आ रही है और हम सिंपल मेजॉरिटी से जीत रहे हैं और हम 16 की 16 सीटें जीत रहे हैं और हम पपेट लोगों के साथ मिलकर 2/3 ला रहे हैं, अगर ये पहले से वो क्लेम कर रहे हैं तो फिर अवाम क्या डिमोरलाइज नहीं होगी? वो कहेगी कि जनाब अगर हम वोट डालते भी हैं तो निकलेगा किसी और का। देखिए, हम इंसान बहुत खूबसूरत लगता है जब वो एक खूबसूरत ड्रेस पे होता है। अगर उसका ड्रेस खूबसूरत ना हो या कम कर दिया जाए तो उसकी, मेरे ख्याल में उसकी खूबसूरती कम हो जाती है। बैन ही जो क़यादतें होती हैं, जो सिचुएशंस होती हैं, उसमें बाज़ों का डिस्टॉर्शंस भी होती हैं, लेकिन मैंने आज तक कभी नहीं देखा कि कोई आदमी खुद कहे कि मैं नंगा हूँ। मैंने कोई ऐसा बादशाह नहीं देखा जिसको सामने वाले तो कह देते हैं कि मैं नंगा हूँ, बादशाह खुद कहे कि मैं नंगा हूँ, बादशाह के हारी कहें कि हमारा बादशाह नंगा है। मतलब ये है कि हुए तुम दोस्त जिसके दुश्मन उसका आसमां क्यों। अगर आप खुद जो है अपनी डिमोलिशन के लिए, अपने हैसियत को मुतासिर करने के लिए, अपनी इलेक्टेबिलिटी ना होने का यकीन दिलाने के लिए आपके चाबी वाले दानिश्वर आके कहें, आपके अपने लीडर आके ये कहें कि जी इलेक्शन के बाद इतनी सीटें हमें मिलेंगी, इतनी पपेट्स को मिलेंगी और इतने लोगों को मिला के हम 2/3 अक्सरियत हासिल कर लेंगे, तो इलेक्शन किस लिए करवा रहे हो? तो फिर अनाउंसमेंट ही कर दो। मतलब यह है कि ये अवाम की तौहीन नहीं कर रहे, अवाम को चिढ़ा नहीं रहे, अवाम को थप्पड़ मार रहे हैं, अवाम को रुस्वा कर रहे हैं, उनके वोट को जिल्लत दे रहे हैं। ये वोट को इज्जत नहीं, ये वोट को जिल्लत दे के अवाम को मजबूर कर रहे हैं कि वो इस जिल्लत के खिलाफ खड़े हो जाएं। अवाम क्या करेंगे?
आप भी देखेंगे। अच्छा सर, मुझे ये बताएं, मैं एक बड़ा सिलेक्टेड क्वेश्चन है, मैं कराची में बैठा हुआ हूँ, आप पंजाब की सियासत है, ज़मीन में उतरे हुए हैं। मुझे सर मेरा क्लियर कट सवाल का जवाब है और मैं ओपन सवाल कर रहा हूँ कि इस वक्त पंजाब में चार बड़ी सियासी जमातें नज़र आ रही हैं। एक PMLN है जिसका दावा है कि जी वो आपके पंजाब उनका है। PTI है, वो कहती है कि जनाब पंजाब में उसकी अक्सरियत है। PMLN इंटर हो गई है, पीपल्स पार्टी इंटर हो गई है। इस पे मैं सवाल करूंगा, लेकिन मैं वाज़ेह तौर पे पूछना चाहता हूं सर कि अगर मैं परसेंटेज आपको दूं तो आप PMLN और PTI को अवामी मकबूलियत में कहां खड़ा करेंगे? एक और पार्टी, असल पार्टी को तो आप भूल ही गए, पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी। वो अवाम है। अच्छा, वो अवाम है। अच्छा नहीं, अवाम। ठीक, ठीक है। अच्छा, अब ये है कि नून ने, PMLN ने अपने साथ तमाम मिला के, पपेट्स को मिला के उन्होंने कहा है कि जी हम एक हुकूमत बनाने जा रहे हैं जो पहले से बन चुकी हुई है। बनाने नहीं जा रहे, वो एयरपोर्ट पे अंगूठा लगा के बना चुके हैं उस हुकूमत को। अब सिर्फ उसकी चश्मे वो क्या ताज पोशी के लिए उन्होंने आना है, और दैट्स ऑल। अब यह है कि ऐसी सूरत हाल में आप पूछ रहे हैं कौन सी, मैं अगर PMLN को और तमाम पपेट्स को मिला लूं तो मुझे ये पब्लिक के अंदर तमाम इलेक्टेबिलिटी का जोर डाल के, हर चीज़ डाल के, ये कहीं 20-25 से ऊपर मुझे नज़र नहीं आते। बाकी अवाम है, अवाम इनके साथ नहीं है। अवाम जो साथ नहीं है वो कद्दू करेले को वोट डालेंगे, वो बैंगन को डालेंगे, वो बिल्ले को डालेंगे, वो उसको डालेंगे, कुत्ते को डालेंगे। तो आपने सर 80 और आपने 75 और 25 का फर्क कर दिया है। इसका मतलब ये है कि ये जो कद्दू है, लौकी है, ढोल है, ये बैगन है, इसको 80%, 75% वोट पड़ रहा है। वो अलग बात है कि डब्बे से क्या निकलेगा। और आपने क्लियर कट PMLN के साथ उन तमाम पपेट जमात को, जो कि आपको भी पता है, नाम मैं नहीं लेना चाहता, वो मिला के आप, और इलेक्टेबल्स भी, और वो लोग भी जो अदम एतमाद में शामिल हुए थे, क्योंकि अब तो सबके साथ ये मौजूद है। अब एक जमात सिर्फ हट गई है और PML क्यों हट गई है? तो आप कहते हैं इनको 25% से ज़्यादा वोट नहीं पड़ेगा? 25-30% से ज़्यादा मुझे नज़र नहीं आते। बाकी जो भी होगी वो डिस्टॉर्शन होगी। वो जितनी इन्होंने करनी है कर लें, और इसके नतीजे मैं आपको ये नतीजा क्या होगा? चले मैं बहुत अहम सवाल पूछ रहा हूँ। अगर इस तरह हुकूमत बनेगी और वो अवाम की वोटों से नहीं बनेगी, हालांकि लिविंग प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है, शिकायत है सियासी जमातों की, और फिर जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन पर एतराज़ कर दिया पाकिस्तान जो है वो बार काउंसिल्स ने, बड़ा अहम इदारा है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने कर दिया इलेक्शन कमीशन पे, फिर निगरान हुकूमत पर कर दिया गया सियासी जमातों। तो ये मुतनाज़ा तो है, और आपने भी कहा, हमने भी कहा। लेकिन सर, अगर इस तरह हुकूमत बन गई जैसे आप कह रहे हैं, जिसमें अवाम की अक्सरियत शामिल नहीं है, तो मसलन पाकिस्तान को क्या नुकसान पहुंचेगा? सर ये तो बहुत, आपने जो हमें इस वक्त जो एक आपने मुस्तकबिल दिखाया वो तो बहुत ख़तरनाक नज़र आ रहा है। मज़ीद सियासी अदम इस्तेहकाम नज़र आ रहा है, मज़ीद मुआशी अदम इस्तेहकाम नज़र आ रहा है। देखें डॉक्टर साहब, बात यह है कि इस वक्त जो सबसे बड़ा, अब आप मेरी बात कुछ अजीब लगेगी, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस सारे माहौल का सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी को होगा तो वो PMLN को होगा, उसके बाद तीर को होगा। ये दोनों पार्टियों ने वोट के साथ, पंजाबी में कहते हैं अड्डा लगा लिया है, वोट के साथ टक्कर ले ली है अवाम के साथ, और ये टक्कर इन्होंने लेके अपने लिए नेगेटिव सेंटिमेंट जनरेट कर लिया है, और ये करते जा रहे हैं, और ये अवाम को छेड़ रहे हैं, अवाम को तंग कर रहे हैं, उनके नाक में तिनका दे रहे हैं, और उसके बाद ये समझ रहे हैं कि वो इस तिनके की छींकों की वजह से परेशान होकर इनको वोट दे देंगे। मुझे लगता है कि उन्हें इनके आसपास जो निशान होगा उसको वो उस पर ठप्पा लगा देंगे, इनके निशानों को नेगेटिव रिएक्शन मिलेगा। इनके इस रवैये की बुनियाद के ऊपर उन्हें किसी अपनी फेवरेट पार्टी का कैंडिडेट मिले या ना मिले, वो किसी ना किसी कद्दू करेले को वोट डाल देंगे, इनको वोट नहीं देंगे, क्योंकि ये
रिएक्शन पैदा कर रहे हैं। और जब ये पब्लिक में जाके बात भी करते हैं, इनके पास कोई प्रोग्राम नहीं है, इनकी पब्लिक के मुस्तकबिल के लिए कोई डिज़ाइन नहीं है। ये माजी का इंतकाम और माजी की माजी की झूठी कारकर्दगी और माजी के अपने जो मनफी रवैये थे, उनकी बुनियाद के ऊपर ये अवाम को दबाना चाहते हैं। और एट द सेम टाइम अवाम ये समझते हैं कि जिस दिन ये आएंगे उस दिन ये दोबारा लूट मार शुरू करेंगे और लंदन की तरफ इनके माल का जो तरसील का निज़ाम है वो दोबारा बहाल हो जाएगा। इनकी ख़ानदान पूरा जो है वो जैसे लाइन में खड़ा हो जाता है ना, ये हाथ से हाथ जोड़ के, वो लंदन तक इकट्ठा खड़ा हो जाएगा और रोज़ के रोज़ जो है बोरियां वहाँ ट्रांसफ़र हो रही होंगी। ये अवाम के फीलिंग्स हैं। तो ऐसी सूरत हाल में जो मुल्क का मुस्तकबिल है वो अवाम को इनके हाथों में महफूज नज़र नहीं आता। अब मुल्क की जहाँ तक सूरत हाल है, मुल्क को इस वक्त जो इदारे बचा रहे हैं वो तो अपने काम पे लगे हुए हैं और वो पूरी तरह से मुल्क की इकॉनमी, मुल्क की मईशत, मुल्क की ज़राअत, उसको बढ़ाने के लिए हमारे इदारे, हमारी इस्टेब्लिशमेंट वो पूरी कुव्वत के साथ अपना काम कर रहे हैं। लेकिन अगर उनके सरों के ऊपर से इनको ला के कुछ गैर मुल्की कुव्वतें और कुछ ऐसी मतलब इंतज़ामी कुव्वतें जो इन्होंने एक अरसे की अपनी हुकूमत में बनाई हैं, वो आवाम के सरों से ला के इनको नाफिज करते हैं, तो इनकी अगली लड़ाई फिर उनसे होगी। ठीक, बहुत बड़ी बात कर दी, बड़ी ज़बरदस्त है। और अच्छा, वो किसी भी सूरत में वो किसी भी सूरत में वो जो मुआशी SIFC का जो मुआशी प्रोग्राम है या जो ज़राअत का प्रोग्राम है, उसको मुझे नहीं लगता कि वो किसी सूरत में भी उससे पीछे हटेंगे। अगर वो पीछे नहीं हटेंगे तो ये कमाएंगे कहाँ से? सर मुझे एक बात बताएं ना, और अगर मैं देख रहा था सर, मैं वही नहीं मिलेगी तो ये कमाएंगे सवाल पे आ रहा हूँ सर, कि मैं अभी देख रहा था कि अहम बड़ी सियासी जमातों में जो उम्मीदवार हैं वो वडेरे हैं, जागीरदार हैं, सरमायादार हैं और इसी किस्म के लोग हैं सर। तो क्या आप समझते हैं कि ये जो लोग जिनको टिकट दिया गया है बड़ी अहम जमातों में, अगर ये आते हैं पार्लियामेंट में, तो ये क्या आप समझते हैं कि ये ज़राअत के ऊपर ज़राअत के इनकम पे टैक्स लगाएंगे? क्या ये मज़दूरों और किसानों के मफाद के लिए कानून साजी करेंगे? क्या ये गरीब आवाम को उसका हक़ दे सकेंगे उसको? तो सर लेकिन यहाँ पर एक अलमिया है सर, वो अलमिया ये है सर कि वोट भी इनको वही मज़दूर, वही किसान, माजी की बात कर रहा हूँ आज, अब तो आगे क्या होता है, वही मज़दूर, वही किसान और वही गरीब आवाम देती है जिसके खिलाफ ये पार्लियामेंट में खड़े होकर और हुकूमत में बैठकर काम करते हैं। मुख्तसर सा इस पे एक और सवाल करना चाहूँगा। देखें जनाब, बात बड़ी सादा सी है कि वो किसको वोट दें। बल्दियाती इंतखाबात, ये वडेरे, ये जागीरदार, ये लुटेरे, ये तनख्वाहदार लुटेरे या दूसरे लुटेरे, ये किसी सूरत में पाकिस्तान में नहीं होने देते। कोई अदालत आके अवाम के रेस्क्यू करने के लिए बल्दियाती इदारों का यकसा निज़ाम पाकिस्तान में लाने के लिए तैयार नहीं है। पूरे मुल्क का बजट जो है वो इन्होंने सूबों को दे के, चीफ मिनिस्टर्स के वडेरों के हाथ में दे दिया है कि वो जिसको चाहें दे दें और जिसको चाहें ना दें। पूरे मुल्क का 70% बजट जो है सूबाई दारुल खिलाफों के ऊपर लग जाता है। ऐसी सूरत हाल में अवाम को तो आप रखते कहाँ हैं? अवाम आपका कंसर्न नहीं है। अवाम का वोट जो है वो आप जूती की नोक पे लेते हैं, डंडे की नोक पे लेते हैं और अपनी ताकत से लेते हैं और अपनी फाइनेंशियल मसल से ये पैसे इकट्ठे करते हैं ताकि अवाम को जलील कर सकें। ये पैसे इकट्ठे करते हैं ताकि अपने सियासत को मजबूत कर सकें। ये पैसे लूटते हैं ताकि लूट के माल से ये अवाम को मजीद लूट सकें और इस मुल्क की जो है, इस मुल्क की हड्डियों तक को खा जाएं। कहां गया बांग्लादेश, कहां गया इंडिया, इवन जो हमारे हमसाया ममालिक हैं तमाम, वो सब हमारे से आगे निकल गए और इन्हीं नहुस्तों की वजह से आज तक पाकिस्तान के अवाम जो है वो गुर्बत की नहुसत के तले दबे हुए हैं। तो इनसे आप क्या तवक्को करते हैं? इनको ये 4 दफा बनना चाहते हैं, ये 5 दफा, ये 15 दफा भी बन गए तो फिर सिर्फ मुर्दे ही आके इन्हें वोट देंगे और कोई नहीं होगा पाकिस्तान में वोट देने के। अच्छा सर, ये बस एक आखिरी सवाल मेरा है, वो ये है कि जी पूरी दुनिया में ऐसा नहीं होता है कि जनाब 40 साल से वही वज़ीर आज़म के कैंडिडेट हों, वही मुशीर हों, वही वज़ीर हों, वही दूसरे लोग हों। इस बुनियाद पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्लेम है कि जी बिलावल भुट्टो एक उम्मीद है, नहीं है,
न्यू जनरेशन है और उन्होंने 16 महीने में अगर किसी मिनिस्ट्री ने काम किया है तो बिलावल भुट्टो ने किया है और एक यंग बंदा है, तो ऐसी सूरत में वो लाहौर में उतरे हैं सर। माजी में पीपल्स पार्टी जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर के दौर में ये किला रहा है, अब क्या बिलावल लाहौर में अपनी जगह बना सकेंगे सर? लाहौर के अंदर जो उन्होंने अभी तक जगह बनाई है वो तो मुझे बिजली और उसके टेलीफोन के खंभों पे नज़र आ रही है और झंडों की सूरत में। अगर खंभों के वोट पड़ गए तो वो यकीनन जगह बना लेंगे। लेकिन माजरत के साथ डॉक्टर साहब, मैं इन मरूसी सियासतों और इन मरूसी पैदा होने वाले लीडरों में, और जो कि अपने पापा की उंगली पकड़ के चलते हैं और कहते हैं कि हम जी पापा से बड़े कद के हैं, मैं इन लोगों की बातों को, हम बच्चों को इज्जत करते हैं, बच्चों का एहतराम करते हैं, बच्चों से प्यार करते हैं, ठीक है, बच्चे से तो वैसे ठीक है, पूरी कौम को ये उल्फत है। लेकिन क़यादत का रोल जो है वो अवाम का हक है कि वो अपने जमहूरी तरीके पे जिसको दे और जिसको ना दे। बहुत बेहतर जनाब मोहम्मद अली दुरानी साहब, वक्त खत्म हो जाता है, इसको याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।